हिमाचल प्रदेश में पता ही है फेमस फॉर हिल स्टेशंस। यहाँ पे काफ़ी अच्छे-अच्छे स्पॉट टूरिस्ट स्पॉट है, इसीलिए इकोनॉमी इसकी टूरिज्म पे भी डिपेंडेंट है। और फर्स्ट इसका पॉइंट है कि फर्स्ट डिजिटल लेजिस्लेचर ऑफ द कंट्री। सो बेसिकली एक प्रोग्राम हुआ था जिसका नाम था, मतलब प्रोजेक्ट हुआ था, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नीवा प्रोजेक्ट। तो ये it is under the Digital India program. It aims to bring all the legislatures of the country together by technology. So ये Ministry of Parliamentary Affairs was the nodal ministry for its implementation. So ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है ये इससे रिलेटेड है, नीवा प्रोजेक्ट से। सेकेंड पॉइंट है कि वन अमंग द 10 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। तो ये क्वेश्चन है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है क्या स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स? नहीं, राइट। ये नहीं सो है। हाँ हाँ, तो ये कुछ गटकिल फॉर्मूला आया था, तो उसके बाद इसका स्टार्ट हुआ था ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का सिस्टम। सो हाँ, थर्ड पॉइंट है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल्स आफ्टर जे.एंड.के। यहाँ पे अगर सुना होगा, हिमाचल के एप्पल्स बहुत फेमस हैं, बहुत रेड से होते हैं और काफ़ी अच्छे होते हैं, मतलब टेस्ट में भी। उत्तराखंड भी है हल्का सा रीजन जिसमें एप्पल उगते हैं, लेकिन हिमाचल के बहुत फेमस है। इट कश्मीर अकाउंट्स के फॉर ज्यादा 20, फेमस है ना, या हिमाचल मतलब के? मतलब रिलेटिवली उत्तराखंड से हम हिमाचल के फेमस है, और हिमाचल से रिलेटिवली जे.एंड.के के फेमस है। और फिर इसमें हाइडल पावर पोटेंशियल है 26%। इट अकाउंट्स फॉर टोटल हाइडल पावर पोटेंशियल ऑफ इंडिया। तो ऑब्वियसली रिवर्स है, हिल्स है, तो इसलिए। और इट इज द फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट। अब पता नहीं ये कितना रियल में कितना चल रहा होगा। वर्ल्ड हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन यहाँ पर ही है, ताशीगंग विलेज। यहाँ पे हाँ, एजुकेशन के मामले में काफ़ी अच्छा दिखाया इसने। स्कूलिंग रेवोल्यूशन ड्यूरिंग 1961 से 1991, लिटरेसी रेट 21 से 94 हो गया था बॉयज़ का, 8% से 86 गर्ल्स का। तो यहाँ पे एजुकेशन में अच्छा हुआ। हाँ, उत्तराखंड अगर हिमाचल से कंपेयर करें तो हिमाचल प्रदेश इज़ वेरी डेवलप्ड कंपेयर टू उत्तराखंड। अगर आप हिमाचल प्रदेश में कोई गाँव के पास आस-पास कोई आपकी कार भी खराब हो जाती है, तो आपको वहाँ पे गाँव में सब कुछ मिल जाएगा। मतलब बहुत अच्छे डेवलप्ड हैं हिमाचल प्रदेश के पूरे सारे छोटे-छोटे टाउन्स भी। उत्तराखंड में बहुत कम डेवलपमेंट हुआ है कंपेयर टू हिमाचल प्रदेश। तो ये था। और सेकंड एक पॉइंट मैंने लिख दिया कि हिमाचल प्रदेश बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव 100% एलपीजी गैस कवरेज। और एक और पॉइंट है कि ये फिफ्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो एरियाज स्टेट्स हैं, उसमें हम हिमाचल प्रदेश भी है। तो इससे पॉलिटी के क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि जैसे कि ये कि क्या कौन हु कैन अल्टर द बाउंड्रीज, या फिर हु कैन डिक्लेयर द एरिया टू बी शेड्यूल्ड एरियाज। क्या वो प्रेसिडेंट है? ट्रू और फॉल्स? हाँ, प्रेसिडेंट है, ट्रू। ट्रू। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि 5 शेड्यूल एरियाज में टोटल 10 स्टेट्स हैं, उसमें हिमाचल प्रदेश एक है। और जो भी लॉ पार्लियामेंट या स्टेट का होगा, उसको एम्पावर जो करेगा, उस लॉ को डिक्लेयर करेगा इस एरिया में, या फिर अप्लाई विद मॉडिफिकेशन, या फिर उसे अप्लाई ही नहीं करेगा, वो पावर होती है गवर्नर के पास। तो हमें ये 2 चीज़ें पता होनी चाहिए शेड्यूल के बारे में। तो अब सेकंड पे आते हैं कि इसकी बाउंड्रीज के बारे में देख लेते हैं। चाइना से तो करती है ना, मेन जो है। और हाँ, इसमें ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इट HP shares boundary with 4 states and 2 UTs. HP shares a border with UP. Hence, Uttarakhand and Haryana don't share boundaries with each other. तो ये उत्तराखंड हरियाणा से बाउंड्री टच नहीं करता। ये काफी इंपॉर्टेंट है मैपिंग के लिए। और इट फॉल्स इन द मिडिल सेक्टर ऑफ इंडो चाइना बॉर्डर। हाँ, तो मिडल, अगर इंटरनेशनल रिलेशन की पीटी पढ़ोगे तो उसमें एक लाइन है कि मिडिल सेक्टर ऑफ इंडो चाइना बॉर्डर इज मतलब इसमें सबसे कम वो होता है, प्रॉब्लम है। जैसे सबसे कम इश्यूज हैं मिडिल सेक्टर ऑफ इंडो चाइना बॉर्डर में। तो यहाँ पे सबसे कम इश्यूज होते हैं, हमने देखा होगा लद्दाख में ज्यादा है, और अरुणाचल साइड, ईस्ट साइड ज्यादा है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये उत्तराखंड वाली बात इंपॉर्टेंट थी। हाँ, ये बता दो कि कौन सी 2 यूटीज हैं जिससे ये टच करता है? लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। राइट, ठीक है, चलो आगे चलते हैं।
ये बेसिक ये हमने उत्तराखंड में भी देखा था कि कैसे उसमें ऑलमोस्ट सारी रेंजेस हिमालयस की कवर हो जाती हैं, ऑल 4 रेंजेस स्प्रेड अक्रॉस हिमाचल प्रदेश। और ये भी सिस्मिक जोन 4 और 5 में था, है अ, उत्तराखंड की तरफ। वो शायद 4 या 5 एक ही था बस। और उसके बाद आते हैं नीचे कि इसमें एक दो फैक्ट्स दे रखे हैं उत्तराखंड से हिमाचल से रिलेटेड, कि द सदर्न स्लोप्स ऑफ आर स्टीपर देन नॉर्दर्न स्लोप्स। तो यहाँ पर जो सदर्न स्लोप्स हैं वो स्टीपर है नॉर्दर्न स्लोप्स के, और सदर्न स्लोप्स ऑफ शिवालिक रेंज आर डिवॉइड ऑफ फॉरेस्ट कवर। सो एक मैंने क्वेश्चन ये और लिखा हुआ है कि why are the southern slopes in Himalayan region covered with thick vegetation cover as compared to northern slopes of the same hills? So इसका आंसर है कि due to long duration of sunlight, trees grow faster in summer and southern slopes receives more sunlight. Further, they are exposed to monsoon rains. So इसके ये रीजन था बेसिकली कि क्यों ट्री थिक वेजिटेशन हमें सदर्न स्लोप्स में ही मिलेगी कंपेयर टू नॉर्थर्न स्लोप्स। तो ये डायग्राम में देख सकते हैं कि जैसे ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर, ग्रेटर हिमालयाज उसमें थोड़ा नीचे, मिडिल हिमालयाज, फिर शिवालिक रेंजेस। तो ये कुछ इसके रिलेटिव फीचर्स थे। अब आते हैं इसके बाद सेकंड पॉइंट पे कि हाँ, तो ये थोड़ा ज्योग्राफी से रिलेटेड भी है वैसे, कि ये रेंजेस इंपॉर्टेंट है इसमें इसमें। एक क्वेश्चन है मेरा, ये सदर्न स्लोप्स और शिवालिक का डिवॉइड ऑफ फॉरेस्ट कवर, ये क्यों है? रीजन है क्या? इस पे ये सेकंड पॉइंट है ना, सदर्न स्लोप्स ऑफ शिवालिक रेंज आर डिवॉइड ऑफ फॉरेस्ट कवर। मे बी इसका रीजन हो सकता है फार्मिंग, मतलब जो वो एग्रीकल्चर, सॉरी, एग्रीकल्चर हो सकता है एक रीजन। और और क्या हो क्वेश्चन तो सकता उसके उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एकदम अपोजिट है। वहां पर बोला है कि सदर्न स्लोप्स ऑफ शिवालिक रेंजेस आर डिवॉइड ऑफ फॉरेस्ट कवर, और नीचे बोल रहा है कि सदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयन रीजन। अच्छा, ओके, है? हाँ तो ग्रेट हिमालयन बोल रहे हो क्या? ग्रेट हिमालय भी इंक्लूड हो गया उसमें, सारे तीनों वो हिमालय उसके इंक्लूड हो पीछे गए। है ये ऊपर वाली बात है सिर्फ शिवालिक। देखो ऊपर अगर जो ब्राउन ब्राउन है ना, तो उसमें आप देखोगे कि वहां पर एलुवियल सॉइल भी मिलती है और वो सब ज्यादा वो है, और पॉपुलेशन यही ज्यादा रहती है शिवालिक रेंज में। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें हिमालयन रीजन की, पूरी एक स्टेट में जिसमें ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालयस भी आते हैं, तो उन पूरा हिमालयस के इस टाइप से, मतलब एक ये पर्टिकुलर रीजन की नहीं, थोड़ा जनरल बात हो रही है कि नॉर्दर्न में, सॉरी सदर्न स्लोप्स में ज्यादा वेजिटेशन। वेजिटेशन का मतलब ये भी तो नहीं है ना कि सिर्फ फॉरेस्ट से, वो तो फिर प्रॉपर वो हो गया ना, दूसरी चीजें भी टोटल। और वो एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, वो जो आपने पॉइंट डाला ना कि सदर्न स्लोप्स आर स्टीपर। एक्चुअली ये पूरे हिमालयाज में अपने इंडिया की साइड स्टीपर हैं, और चाइना और तिब्बत की साइड वो काफ़ी वो है। तो 1962 वॉर में काफ़ी फ़ायदा उठाया था चाइनीज़ ने इस बात का। राइट राइट। तो मतलब ये सिर्फ और पूरे एक वो भी हिमालयाज में तो था क्लिक। ना पॉइंट कि जो ईस्टर्न वाले वो थोड़े नैरो वो हो जाते हैं, नैरो, और वेस्ट वाले हम इधर वाली हिमाचल साइड थोड़े ब्रॉड हैं हिमालयास जैसे। हाँ, ये सही। चार रेंजेस दिखती है ना बहुत उसमें दूर दूर। हाँ, उसमें एक ये भी चीज है कि जो चाइना वाली साइड है ना, वहां तो तिब्बत प्लेटू है, तो हम्म उसका ही ऑलमोस्ट हाइट, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 4-5 किलोमीटर तो उसका खुद का हाइट है। जैसे इंडिया की साइड से हम्म। देखोगे तो ग्राउंड से सीधा देखोगे तो आप एटलीस्ट 7,000 मीटर रहेगा एवरेज, जो वेस्टर्न हिमालयाज है उन सब का हाइट। बट उनकी साइड से राइट वो राइट राइट। 2-3 हजार फीट ऊपर, उठे हुए सॉरी हैं हाँ, मीटर से। वो हाँ उठे पड़े, ठीक ठीक। हाँ। हाँ। तो ये भी अच्छा पॉइंट है। इसीलिए उधर से ही तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं मोस्टली लोग ना। हम्म, तो इसमें ये पॉइंट्स हैं, ये ओल्ड रेंजेस देख डेजर्ट लेते हैं। नदर्न साइड में देखते हैं। क्या? ओल्ड डेजर्ट नदर्न स्लोप की साइड है। ओल्ड डेजर्ट है जो लाहौल एंड स्पीति है ना एरिया अपना, हम्म, वो है ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, मतलब हिमाचल के नॉर्थ ईस्ट साइड में। हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है ना, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थन ईस्ट पार्ट, वहां पर ये हम्म। लाहौल स्पीति उस तरफ है, नॉर्थ में बिल्कुल एकदम, लद्दाख से, लद्दाख यूनियन टेरिटरी के नीचे जो वो है, वो कोल्ड जो है। भी ये माउंटेन्स है उनकी नदर्न साइड पे हुआ है। हम्म। ओके।
तो यहाँ पर ये दो इम्पोर्टेंट टर्म्स दे रखी हैं इसमें, स्ट्राइक वैली और ट्रांसवर्स वैली, वो भी देखते हैं। पहले ये रेंजेस देख लेते हैं कि क्या क्या है। ये पीर परांजल रेंज है और धौलाधर रेंज है, कुल्लू हिल्स है, कांगड़ा वैली है जैसे दिख रहा है। तो कांगड़ा, कुल्लू, और ये कांगड़ा फोर्ट भी है एक फेमस, वहाँ पे कांगड़ा साइड, कांगड़ा में आगे देखेंगे क्या क्या वो है। तो हाँ, कांगड़ा वैली इज अ स्ट्राइक वैली। बेसिकली स्ट्राइक वैली इज को एक लाइन में डिफाइन किया जाए तो इट इज पैरेलल टू द स्लोप्स। दो जो भी चीज है उसके अगर पैरेलल पैरेलल कोई एक वैली है तो उसे बोलते हैं स्ट्राइक वैली। लेकिन अगर हम ट्रांसवर्स वैली देखें तो इट इज परपेंडिकुलर टू द स्लोप। तो ये 90 डिग्रीज की तरह एक एकदम उठी हुई होगी कुछ, तो उसे हम ट्रांसवर्स वैली बोलेंगे। तो वो है कुल्लू वैली। तो ये दो डिफरेंस थे कांगड़ा और कुल्लू में। कांगड़ा वैली इज अ स्ट्राइक वैली, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द फुट ऑफ धौलाधर जैसे कि मैप उसमें दिख रहा है। और कुल्लू वैली इज द अपर कोर्स ऑफ द रावी इज ट्रांसवर्स वैली। तो परपेंडिकुलर और पैरेलल, ये डिफरेंस है। इसमें एक जनरल स्टेटमेंट है कि ड्यू टू एक्सट्रीम वेरिएशन इन एलिवेशन, जैसे कि हमने ऊपर मैप में हो ये बातें पढ़ी, great variation occurs in the climatic conditions of Himachal. The climate varies from hot and humid subtropical in the south tracts to with more elevation, cold alpine and glacial in the north and eastern mountain range. So the state's winter capital Dharamshala is in Kangra Valley, receives very high heavy rainfall, while areas like Lahaul and Spiti are cold and almost rainless. तो इसमें वेरिएशन बहुत है क्लाइमेट का बिकॉज ऑफ द ग्रेटर एलिवेशन में बहुत वेरिएशन है उससे। इनफैक्ट इसमें मतलब लिखा ही है कि हॉट एंड ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल भी हो जाता है यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश है तो वहाँ पे गर्मी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। और हाँ, इसमें लिखा हुआ है विंटर कैपिटल इज धर्मशाला। सो कोई मुझे बताएगा कि समर कैपिटल कौन सी है? ला हाँ, शिमला। हाँ, सो आगे चलते हैं। ये है, अब ये भी कंटिन्यू है पासेस के बारे में। पासेस के बारे में ये है कि इसमें एक दो तीन चार चार मेन पासेस हैं। उनको भी देख लेते हैं एक बार कि बारह लाचा ला पास है जो सबसे ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कोई लद्दाख साइड जाता है तो इस पास को क्रॉस करता है। नेशनल हाईवे कनेक्टिंग मंडी इन एचपी विद लेह इन लद्दाख पासेस थ्रू दिस पास। देपसा पास है, लिंक बिटवीन कुल्लू एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट। अभी देखो देपसा, देखो देपसा से दिख रहा है ना कि कुल्लू था रोहतांग पास के पास और देपसा है के आगे है स्पीति वैली। तो एक नॉर्थ और ईस्ट साइड में लाहौल एंड स्पीति पड़ते हैं। रोहतांग पास मनाली को जाता है तो रोहतांग पास का उसे पता है कि लिंक बिटवीन कुल्लू लाहौल एंड स्पीति वैली। तो शिमला, सॉरी, मनाली से हल्का सा थोड़ा आगे रोहतांग पास पड़ता है। शिपकीला पास, ये इंपॉर्टेंट है, चाइना से रिलेशन है इसका। सतलुज एंटर्स इंडिया फ्रॉम तिब्बत नियर दिस पास। तो चाइना के बॉर्डर पे है शिपकीला। अब ये इंपॉर्टेंट पास है। बारालाचा से कौन सी पास होती है रिवर? सतलुज, नहीं, आई थिंक वो शिपकिला से है। सतलुज कह रहा हूँ। हाँ, वो ये भी पढ़ा था मैंने, पता नहीं अब शायद आगे आ जाएगा। दो रिवर पास होती हैं शिपकिला से। एक तो आई थिंक नहीं, आई थिंक शिपकिला से तो सतलुज पास होती है, रोहतांग से शायद बियास पास होती है। हाँ, रोहतांग से बियास पास होती है। चलो वो रोहतांग से देखते हैं आगे निकलती है आई थिंक। क्या चीज। रवि और बियास रोहतांग के आसपास से ही ओरिजिनेट होते हैं, सेम मतलब सेम जगह से ओरिजिनेट होती हैं, वो बस नॉर्थ साउथ का फर्क होता है ना। जो रवि है वो ऊपर का निकल जाती है और जो बियास है वो नीचे करा जाती है, ऐसा है क्या? देखते हैं वो चिनाब के साथ भी होता है ना ऐसा, चिनाब शायद। आगे आ जाएगा वो रिवर्स में। चलो चलो। हम्म, तो ये पासेस देखिए। अब इसको थोड़ा और पासेस भी देख लेते हैं, मतलब यही पासेस हैं, इनके बारे में थोड़ा और सिमिलर सी इंफॉर्मेशन है लेकिन देख लेते हैं कि जो बारालाचला पास है उसकी एलिवेशन कुछ 4890 मीटर्स है। तो काफ़ी हाई पे है, हाई एल्टीट्यूड पे है। और ये नेशनल हाईवे कनेक्टिंग मंडी इन हिमाचल प्रदेश विद लेह इन जम्मू एंड कश्मीर पासेस थ्रू दिस। बीइंग सिचुएटेड एट हाई एल्टीट्यूड इट remains snow covered in winters and is not used as a transport route। तो ये विंटर्स में इसको यूज नहीं करते हैं और समर्स में भी आर्मी आती है रहती है जो बर्फ हटाती रहती है। और देपसा पास में ये है कि इसकी एलिवेशन और ऊंची है, 5270 मीटर्स।
It offers a much easier and shorter alternative route to traditional Pin Parvati Pass route between Kulu and Spiti. रोहतांग पास की हाइट एलिवेशन है 3979 meters. Border Road Organization is responsible for constructing and maintaining road in this area. Rohtang Pass is a great tourist attraction and traffic jams are very common. ठीक है, because this road is widely used by military, public and private vehicles. तो काफी छोटा सही है, एक मतलब वन वे टाइप रोड है कई जगह तो रोहतांग पास जाते टाइम। तो शिवकीला पास में एलिवेशन इसकी और ज्यादा है 6000 मीटर, रिमेन्स क्लोज्ड इन विंटर सीजन। अब रिवर्स पे आ जाते हैं। रिवर्स में यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं एज यू कैन सी। एक है चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, स्पीति भी है और हाँ यमुना ऑन बॉर्डर्स बिटवीन एचपी एंड उत्तराखंड। ये हमने पढ़ा था क्या, यमुना बॉर्डर से जाती है? हाँ हमने Yes, देखा था, हाँ ट्राई जंक्शन था, हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड। तो यही था कि हमने उसमें रामसर साइड, सन रामसर साइड जो थी ना, उसके मैप में भी हमने देखा था कि कैसे यमुना हल्का सा हिमाचल में भी जा रही है। तो इन रिवर्स को आगे अच्छे से देखते हैं। एक बार मैप में वैसे थोड़ी लोकेशन का आइडिया लग जाएगा कि स्पीति कैसे स्नो कवर्ड रीजन में है और सतलुज कौन से किला पास से चाइना या तिब्बत से एंटर हो रही है इंडिया में और इधर जा रही है। यमुना तो बॉर्डर पे दिख रही है, ऊपर चिनाब आ रही है जम्मू एंड कश्मीर से, रावी भी है और ब्यास भी है। रावी और ब्यास दिख रहे हैं, दोनों रिवर्स के ओरिजिन पॉइंट्स अपने रोहतांग पास के पास है। बड़ा लाचला जो पास था ना उसमें से चिनाब फ्लो कर रहा है और जो रोहतांग पास था उसमें से रवि और ब्यास फ्लो कर रहा है और सतलुज शिवकिला में से फ्लो कर रहा है। सही है। हाँ तो एक ये यूपीएससी का जो मैं कल कह रहा हूँ उत्तराखंड वाले सेशन में ये था कि हिमाचल से कितनी रिवर्स पास करती है यमुना, वो तो एक ऐसे ही था ये क्वेश्चन 2010 का। तो ऑप्शन डी हो जाएगा ना इसका, रिवर दैट पासेस टू हिमाचल प्रदेश। जी ठीक है, और ये भी देख लेते हैं कि कंपैरिजन भी कर ही लेते हैं यहाँ पे कि हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स में क्या फर्क है। तो सबको ही पता है क्योंकि ये ग्लेशियर्स और उससे हैं तो ये पेरिनियल है और वो दूसरी सीजनल है। ये है एंटीसीडेंट और वो सुपर इम्पोज्ड। हिमालयन रिवर्स में लार्जर वाइड फ्लड प्लेन्स हैं, ह्यूज सेडिमेंट्स होता है, लो स्लोप ग्रेडियंट्स एंड मीएंडरिंग पॉसिबल है क्योंकि ये शायद बिकॉज ऑफ द न्यू हिमालय थिंग्स। और दूसरा कंपेयर टू हिमालयन, उनमें स्मॉलर नॉट ब्रॉड कैचमेंट, हार्ड रॉक्स बिलो, नो शिफ्टिंग ऑफ कोर्स होता है। हिमालयन रिवर्स फ्लड प्रोन है, वो इतनी नहीं है। हिमालयन रिवर्स वाटर फॉल एट ओनली यूथफुल स्टेज माउंटेनियस एरियाज में और वो हार्ड रॉक है तो इसलिए वाटरफॉल एट एनी कोर्स ऑफ रिवर। सो ये डिफरेंस है। नेविगेबल है अलाहाबाद टू हुगली एंड सादिया टू डुबरी एग्जाम्पल, वो नेविगेबल नहीं है। इजीली डाइवर्टेड फॉर इरिगेशन, जैसे कि आप देखती हैं पंजाब और वहाँ सारा यूपी साइड हो जाता है डाइवर्जन, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। नीड पंपिंग फॉर इरिगेशन, रिवर बेसिंग लोकेटेड ऑन हायर प्लेट्यू एग्जाम्पल तेलंगाना प्लेट्यू। एक और क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया? ब्यास, चिनाब, रावी, सतलुज। तो हमने देखा कि चाइना से सतलुज आ रही है शिवकिला पास से, तो ये भी हो जाएगा। यार मेरा भी एक और डाउट है यहाँ पे, क्लियर करना। ये ऊपर लिखा है ना पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल, तो क्या बोल सकते हैं कि ऑल पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल? नहीं बोल सकते ना, वो जनरल एक वो डिफरेंस करने के लिए है वैसे तो। एक वर्ड में अगर बोलना है, अगर डिफरेंस किया जाए, क्योंकि जो कावेरी रिवर हुआ या फिर गोदावरी हुआ, दे आर ऑल्सो ओरिजिनेट फ्रॉम सम काइंड ऑफ, मतलब क्या बोलते हैं उनको, ग्लेशियर तो नहीं बोलेंगे लेकिन इन्हीं सब से आती हैं जो परमानेंट पानी रहता है उनमें। पेरिनियल मतलब कि जिनके पास पूरे टाइम पानी रहता है, वही ना? हाँ तो मतलब ना अगर एग्जाम में लिखना भी हुआ तो सीजनल तो वर्ड आएगा क्योंकि एक वो तो एक तरीके के वो हो गए ना, मतलब एक तरीके के एक्सेप्शन टाइप, तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे। सीजनल को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि वो रेनफॉल पे डिपेंडेंट है। जैसा अभी आपने बोला कि गोदावरी और वो दोनों में पानी रहता है, तो
अगर आप देखोगे तो उनको ना नॉर्थ वेस्ट मानसून से भी अच्छा खासा पानी मिलता है। तो ये कारण है क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडिया को साउथ वेस्ट से मिलता है, लेकिन उन्हें साउथ वेस्ट से तो मिलता ही है, नॉर्थ वेस्ट मानसून से भी उनको पानी मिलता है। तो वो डिपेंडेंट अल्टीमेटली रेनफॉल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। बाकी ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है किसी सीजन में पानी मिलने में। जो छोटी मोटी रिवर्स हैं उनके अंदर भले ही वो एकदम रेनफॉल पर डिपेंडेंट रहती है। बाकी जैसे आपने बताया कि सोर्स भी है नासिक में, त्र्यंबकेश्वर महाबलेश्वर दोनों का सोर्स भी है जहाँ से निकलता रहता है। बाकी उनको हेल्प मिलती है रेनफॉल से भी। तो दोनों रेनफॉल जो है साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट दोनों से उनको फायदा मिलता है। जैसे समीप ने कहा ना कि मतलब नेविगेबल होने के लिए सिग्निफिकेंट वाटर होना चाहिए उसमें। राइट। तो अब इसकी वो देख लेते हैं। सतलुज, इसमें जैसे लिखा हुआ है ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। तो हाँ, तो ये मेन इसका जो पॉइंट है वो है ओरिजिनेट नियर मानसरोवर। सो मानसरोवर में इसका ओरिजिनेट होता है, लेकिन मानसरोवर हमने उत्तराखंड में भी पढ़ा था कि ट्रैक होती है, वहाँ पे है तिब्बतियन प्लेट्यू में। अच्छा, ये एक और इम्पोर्टेंट बात है तिब्बतियन प्लेट्यू की, उसमें वर्ल्ड की मतलब एक एशिया की 7 रिवर्स का ओरिजिन पॉइंट है वो तिब्बतियन प्लेट्यू। तो वो भी इम्पोर्टेंट है, वो इंटरनेशनल रिलेशन में दे रखे, तो देख लेना कि 7 मेजर रिवर्स का ओरिजिन तिब्बतियन प्लेट्यू में कहीं ना कहीं है। तो एक अच्छी बात, इंटरेस्टिंग बात थी। तो एंटर्स इंडिया थ्रू शिपकीला पास, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज पे थी, हमने देख लिया था। नेप्था झाकारी डैम यहाँ इसके ऊपर है, तो ये डैम्स हैं कुछ। और उसके बाद आती है रावी रिवर। इसमें सोर्स नियर रोहतांग पास, जैसे कि हमने मैप में भी देखा था। ड्रेन्स बिटवीन पीर प्रांजल एंड धौलाधर रेंज, ये दो इन रेंजेस के बीच में से ड्रेन होती है। चंबा इज लोकेटेड ऑन रावी, तो ये चंबा उसमें उसके वहाँ साइड में लोकेटेड है। फिर आते हैं नीचे ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस में एक और है चिनाब। हाँ, तो ये जैसे कि था कि हाँ, तो वैसे तो ये और इसका ओरिजिन पॉइंट है बारालाचला इन जास्कर रेंज। इसमें 2 स्मॉल स्ट्रीम्स होती हैं, एक होती है चंद्रा, एक होती है भागा। और इसमें 2 हेडवर्ड ट्रिब्यूटरीज चंद्रा एंड भागा। चंद्रा ओरिजिनेट नियर जोजिला एंड भागा एट बारालाचला। तो चिनाब में जो, ये भी चिनाब को भी बोल सकते हैं कि बारालाचला है, लेकिन उसमें भी दो इसकी हेडवर्ड ट्रिब्यूटरीज हैं चंद्रा एंड भागा, तो उनके 2 अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो ये थोड़ा सा छोटा सा इसमें डिफरेंस है कि ये इस टाइप से इसके ओरिजिन पॉइंट्स हैं। तो इसमें हमने इसमें मैप में भी दे रखा है चंद्रा रिवर और भागा रिवर को कैसे इन्होंने थोड़ा सा अलग दिखा रखा है। उसके बाद वो चिनाब वो होता है, तो ये था। और ब्यास रिवर, ये भी रोहतांग पास के पास है इसका सोर्स, और सदर्न एंड ऑफ पीर प्रांजल। तो हमने ये डिफरेंस देखा कि जो रावी है वो पीर प्रांजल और धौलाधार के बीच से निकलती है, लेकिन उसका भी सोर्स रोहतांग पास है। लेकिन ब्यास सदर्न ऑफ पीर प्रांजल है। तो कुल्लू इज ऑन ब्यास ट्रिब्यूटरी ऑफ पार्वती। तो कुल्लू के आगे मनाली पड़ता है, तो मतलब मनाली से पहले कुल्लू आता है, तो ये ऐसे ध्यान रखना। इट इज इंटायरली विद इन इंडिया। हाँ, तो ये ब्यास ऑब्वियसली जब ओरिजिन इसका वो है तो इंटायरली इंडिया है। तो ये है इंडिया। हाँ, वो रावी रिवर शायद वहां जाती है ना पाकिस्तान। तो हाँ, तो ये अच्छा पॉइंट था कि जो ब्यास है वो तो इंडिया के अंदर ही है पूरी इंटायरली, रावी नहीं है। ठीक है, तो हमने इसको और अच्छे चंद्रभागा से रिवर कहाँ पे है? कौन सी रिवर? चंद्रभागा। चंद्रभागा तो चंद्रभागा, रिवर महाराष्ट्र में है। यहाँ पे हम चंद्रा अच्छा, और भागा अलग अलग दिख रहे हैं। सही है। नाइस। ये तो बताओ ये वाला जोजिला पास जो है वो कौन कौन सी प्लेसेस को कनेक्ट करता है? जोजिला वो भी लद्दाख जाते टाइम ही याद रास्ते में मतलब पड़ता वो, है। हाँ, वो श्रीनगर को कारगिल से कनेक्ट करता है। और कारगिल से फिर आगे आप लद्दाख की साइड जाते हो तो फिर हाँ आई थिंक हाँ, तो पेंसिला बेसिकली क्या है कि जो लद्दाख जाने के 2 रास्ते हैं, एक तो जम्मू कश्मीर से और एक मनाली होते हुए रोहतांग पास बारालाचला करके। तो ये जोजिला वाला उस रूट पे पड़ता है, और रोहतांग पास और बारालाचला ये वाले रूट पे पड़ता है। राइट, ठीक है। तो हाँ, तो यही इसमें भी इस स्लाइड में भी वही दे रखा है नीचे, जो हमने ऊपर डिटेल में पढ़ लिया।
इसमें कैसे चिनाब जम्मू कश्मीर से नीचे आ रही है, स्पीति सतलुज से की ट्रिब्यूटरी कैसे ऊपर को जा रही है, और सतलुज जैसे पंजाब में जा रही है। तो ये कुछ है वो पॉइंट्स, और यमुना, तो ये वो हमने पढ़ लिया। तो हमने इसमें नीचे मैंने एक बस लाइन लिखी हुई है कि these rivers are perennial and are fed by snow and rainfall. They are protected by an extensive cover of natural vegetation. Four of the five Punjab rivers flow through the state, मतलब हिमाचल में four of the five rivers flow through the state हिमाचल से, three of them originating here। हाँ, तो जो पंजाब में 5 रिवर्स हैं उसमें से 3 तो हिमाचल प्रदेश में ही ओरिजिन होता है उनका। मैंने ये डबल 2 बार बात लिख दी, ठीक है, एक ही चीज। तो ये हो गया। अब आते हैं हम डैम्स पे। हाँ, तो डैम्स में ये काफी इंपॉर्टेंट डैम्स है, एक बार पढ़ लेते हैं। चामेरा डैम, पोंग डैम को हम आगे भी देखेंगे। भाखड़ा डैम, हाँ ये डिफरेंस सबको पता ही होगा कि भाखड़ा डैम अलग है, भाखड़ा नंगल डैम अलग है। और नाथपा झाकरी डैम ये भी है सतलुज पे। तो देख लेते हैं कि इनके बारे में। भाखड़ा डैम सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी और न्यूज में जैसे रहता है। तो इट इज 2007 मीटर इसकी वो है एलिवेशन। इट इज द सेकंड टॉलेस्ट डैम इन एशिया आफ्टर तहरीर डैम। तो तहरीर डैम हमने देखा उत्तराखंड में है ना। और इट इज लोकेटेड ऑन द सतलुज रिवर इन बिलासपुर हिमाचल प्रदेश। तो ये भाखड़ा डैम सतलुज रिवर पे है इन हिमाचल प्रदेश बिलासपुर, वेरी क्लोज टू द बॉर्डर ऑफ पंजाब। अब पंजाब आ गया है तो हम वो भी देखेंगे कि द गोविंद सागर रिजर्वियर ऑफ द भाखड़ा डैम इज द थर्ड लार्जेस्ट रिजर्वियर इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी। तो गोविंद सागर रिजर्वियर इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आते हैं द फर्स्ट बीइंग इंद्र सागर डैम इन मध्य प्रदेश एंड सेकंड नागार्जुन सागर डैम तेलंगाना। तो ये वो है, थर्ड डैम है तो फर्स्ट ये, सेकंड ये, ठीक है। There नंगल is a डैम Bilaspur in Himachal Pradesh also. छत्तीसगढ़, Okay. छत्तीसगढ़ में भी है, और बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में भी है, और बिलासपुर एक उत्तर प्रदेश में छोटा सा टाउन भी है रामपुर के पास। Okay. हाँ, तो द फर्स्ट बीइंग, हाँ ये हो गया। नांगल डैम इज अनदर डैम इन पंजाब डाउनस्ट्रीम ऑफ भाखड़ा डैम। तो भाखड़ा डैम ये है, और मैप में देखोगे तो ऊपर देखना जूम करके ना, तो भाखड़ा और भाखड़ा नंगल में थोड़ा सा डिफरेंस है आसपास। उनके बीच में वो रिजर्वियर बीच में नहीं है, रिजर्वियर वो गोविंद सागर रिजर्वियर भी है। तो ऐसा एक डिफरेंस है। भाखड़ा नंगल नांगल शायद पंजाब में ही पड़ेगा शायद, है ना। हाँ पंजाब में है। पंजाब में। तो हम्म, अब आता है रेणुका जी डैम। ये न्यूज में तो था, मतलब है तो पुराना, थोड़ा पुराना प्रोजेक्ट, इस साल का नहीं है, लेकिन ठीक है। ऑन गिरी रिवर, ये कोई गिरी रिवर होगी छोटी सी आसपास, उस पे हम देख लेते हैं जूम करके। गिरी रिवर है उत्तराखंड और हाँ, तीन, ये शिमला के पास है। हाँ हमें ये ध्यान रखना है कि शिमला के पास है गिरी रिवर। ये कुछ इसकी बातें दे रखी हैं कि क्या कॉस्ट है वो सब, मतलब बस इतना पता होना चाहिए कि इसके 6 स्टेट्स को क्या बेनिफिट होगा इसको इलेक्ट्रिसिटी से। ये बस इतना इम्पोर्टेंट है। और रेणुका डैम प्रोजेक्ट इससे रिलेटेड है। ठीक है, अब हम आते हैं, हाँ ये 6 स्टेट्स कैसे शेयर वाटर शेयर होगा तो उससे रिलेटेड है। तो अब हम आते हैं इसका रेनफॉल रिलेटेड। रेनफॉल में इसमें बात लिखी हुई है कि कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज हायर रिलेटिव टू यूपी एंड उत्तराखंड। तो उत्तराखंड से और यूपी से ज्यादा कंट्रीब्यूशन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का हमें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। हम मैप में देख ही सकते हैं कैसे ये दिख रहा है कि कैसे वो उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कैसे पहले एक ज्यादा कर सकता है। तो एक ही इम्पोर्टेंट बात थी। हाँ, अब इसमें 2 इंफॉर्मेशन है, थोड़ी कंट्रास्टिंग भी है, जो मैंने लिखी हुई है, आगे आएंगी। एक है कि होम टू पेरिनियल सोर्सेज हिमाचल इज स्टेयरिंग एट अ वाटर क्राइसिस। तो न्यूज में आता रहता है कि शिमला एक टूरिस्ट स्पॉट जो है वहाँ पे पानी की क्राइसिस है, वाटर क्राइसिस है वहाँ पे। होटल्स में पानी बहुत लिमिटेड है। तो
ये आयरनी ये है कि होम टू पेरिनियल सोर्सेज हिमाचल इज स्टेयरिंग एट अ वाटर क्राइसिस। हिमाचल प्रदेश रिसीव्ड, ये इसका लॉज बस इस साल का रीजन दे रखा है कि हिमाचल प्रदेश रिसीव्ड लेस रेनफॉल एंड less snow and rain this winter. After winter, melt water from glacier and the snow cover regularly feeds the groundwater as well as other downhill water sources such as springs, wells, borees, lakes, rivulets, streams and rivers. So basically snow कम पड़ी, river rain कम हुआ तो ground water में ज़्यादा पानी नहीं गया ground उसमें, तो वो थे उस वाटर सोर्सेज में कम पानी आया, तो इसलिए यहाँ पे वाटर क्राइसिस था। अब एक न्यूज़ थी पीआईबी में आई थी कि साइंटिस्ट है, मतलब ये हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड नहीं है लेकिन हिमालयन रीजन से रिलेटेड है, तो मतलब वेस्टर्न हिमालयन रीजन से रिलेटेड। तो scientists found that aerosols have led to increased incidents of high rainfall events in the foothills of the Himalayan region, causing regional disparity in rainfall distribution. The region is associated with high aerosol loading, much of which is black carbon and dust. तो यहाँ पे 2-3 टर्म्स हैं जो यूपीएससी बहुत पूछ सकता है और पूछा भी उसने एरोसोल के बारे में, तो हमें ये देख लेते हैं थोड़ा बहुत कि एरोसोल्स क्या हैं क्या नहीं। तो एरोसोल्स का सबको पता है कि वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, है ना, और सस्पेंडेड इन द एयर्स बेसिकली। तो इनका जो बिहेवियर एरोसोल एयर इन सॉलिड होता है, सॉलिड इन एयर होता है, इसमें सॉलिड कौन सा है, सॉलिड कौन सा है? हाँ वो मतलब मैं तो वैसे बोल रहा हूँ कि सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं। आप क्या कह रहे थे कि एयर इन सॉलिड है, सॉलिड इन एयर है? सॉलिड इन एयर। सॉलिड इन एयर। ओके। तो इसमें हमें ये देखना है कि एक तो हाँ, इससे पहले एक बार आगे करना, मैंने ना एक वो फोटो डाल रखी है, वो उससे समझ में आ जाएगा। हाँ, तो क्या है कि जो एरोसोल्स का कंसेप्ट है वो तो हमें पता ही है कि कैसे वो हार्मफुल हैं, वो सब है, लेकिन इसमें ये भी पॉइंट हमें ध्यान देना होगा कि एरोसोल्स बेसिकली डिपेंड करता है उनका इम्पैक्ट ना मानसून्स पे, वो उनके प्रॉपर्टी, उनके बिहेवियर पे डिपेंड करता है, जैसे कि साइज हो गया, कुछ हो गया, वो सब। तो इसमें बस एक बात ये देख लेते हैं कि हाउ एक पीटी 365 में एक न्यूज थी कि एरोसोल्स कैन इफेक्ट रेडिएटिव बैलेंसिंग, कि वो जैसे ये इंसुलेशन हुई, जैसे कि फिगर में दिख रहा है, इंसुलेशन हुई, कुछ चीजें स्कैटर हो गई, कुछ चीजें रिफ्लेक्ट हो गई और कुछ चीजें नीचे लैंड पे आ गई, सन रेज। तो इसमें एरोसोल्स का ये रोल है कि एक एरिशियन ट्रोपोपोज एरोसोल लेयर बनती है आसमान में, ट्रोपोस्पोज में सॉरी, उसमें से कुछ वो चीजें स्कैटर कर देती हैं। सल्फेट एरोसोल पे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि इसका क्या यूज करते हैं साइंटिस्ट, उसका था कि वो ग्लोबल वार्मिंग को कम कर देती है ये सब। तो सल्फेट एरोसोल्स कैन लीड टू कूलिंग इफेक्ट, यही इसका आंसर, ग्लोबल वार्मिंग ऐसे रिड्यूस कर देती है क्योंकि स्कैटर हो जाती है लाइट्स, इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड नेगेटिवली अफेक्ट्स द मानसून। तो इसका एक कंसेप्ट है कि नेगेटिवली इफेक्ट करती है मानसून को। अब क्या हुआ कि जो न्यूज थी वो ये थी कि कैसे इंडिया में जो फैक्ट्रीज हैं वो सब है, वो कैसे पोल्यूशन कर रही है, और जो पोल्यूशन में एरोसोल्स ऐसे पार्टिकल्स निकलते हैं वो कैसे जा रहे हैं ऊपर, कैसे वो जैसे कन्वेक्शन सेल के थ्रू एरोसोल्स ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड, जैसे ही वो ट्रांसपोर्ट अपवर्ड हुए एक अटल जो लेयर थी उसमें वो वहां पे बैठ गए, वहां पे रह गए। अब रिड्यूस्ड इंसुलेशन ड्यू टू अटल, अब इंसुलेशन कम हुआ, सिंपल कंसेप्ट, लेस कन्वेक्शन मींस वीकेंड साउथ वेस्ट मानसून सेल मींस लेस प्रेसिपिटेशन इन इंडिया। एक तो ये रीजन वो है। अब लेकिन ये कंसेप्ट है कि मतलब एग्जाम में ये एरोसोल्स के बारे में आ सकता है फिर से, मतलब सल्फेट एरोसोल्स के बारे में तो आ गया था, तो ये अटल वटल ये सब देख लेंगे। और एक दूसरा रीजन है कि इन्होंने हिमालयन फुटहिल्स की बात अलग की है, इसके नीचे आना, इन्होंने हिमालयन फुटहिल्स की बात अलग करी है, उसमें इन्होंने ये बोल दिया है कि कैसे एयर मास जो फैक्ट्री और पूरा इंडस्ट्री वो सब ऊपर उठता है, तो इंडो गेटिंग प्लेन से जब हल्के हल्के फुटहिल्स ऑफ हिमालयस में जाता है तो क्लाउड फॉर्म होता है, और उस क्लाउड में क्योंकि एरोसोल्स हैं, हाई एरोसोल कंसेंट्रेशन है, तो हाई
it enhance the orographic rainfall due to high aerosol loading. तो अभी हमने पढ़ा कि कैसे वो रेन प्रेसिपिटेशन पे इफेक्ट एक इन जनरल साउथ वेस्ट मानसून का इफेक्ट कम नेगेटिव इफेक्ट है एरोसोल्स का. ऑन दी अदर हैंड हमने ये भी देखा कि कैसे लेकिन हिमालयन फुटहिल्स पे रेन हो जाती है. वो रेन साउथ वेस्ट मानसून वाली नहीं है, ये ओरोग्राफिक रेनफॉल है बिकॉज ऑफ दी वो जो हम ऊपर जैसे जाती है एयर और क्लाउड फॉर्मेशन, वो थोड़ा ये अलग है. तो इससे क्या हो रहा है, इट एनहेंस दी ओरोग्राफिक रेनफॉल ड्यू टू हाई एरोसोल लोडिंग और इट कॉजेस फ्लड्स इन द इंडो गैंगटिक प्लेन. तो ऊपर का कंसेप्ट था साउथ वेस्ट मानसून से रिलेटेड, ये वाला कंसेप्ट था ओरोग्राफिक रेनफॉल से रिलेटेड. तो बेसिक हमने ये देखा कि ऊपर मैंने इसका बस लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन जो मैंने बोला है वो ऊपर इसमें मैंने बस वही कर दिया. अर्बन एरियाज हाई पोल्यूशन, हाई एरोसोल लोडिंग, मोर क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, मोर प्रेसिपिटेशन, फ्लड. ये है रिलेटेड स्पेसिफिकली टू फुटहिल्स ऑफ हिमालयास, ये साउथ वेस्ट मानसून से रिलेटेड नहीं है. और ये इसका ये पढ़ लेना, वही जो मैंने बोला था वही है. तो हम एरोसोल्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं और उस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं. ब्लैक कार्बन पे, ब्लैक कार्बन की डेफिनेशन हो गई कि क्या है क्या नहीं है. ब्लैक कार्बन के बारे में वो मैंने लिखा था, हाँ, कि ब्लैक कार्बन आर बेसिकली सॉलिड पार्टिकल्स और एरोसोल्स भी हैं, इन्हें बोला जाता है. ब्लैक कार्बन में इट वार्म्स द अर्थ टेम्परेचर, मतलब अर्थ को वार्म करते हैं, और इट रिड्यूसेस द एल्बिडो. तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ब्लैक कार्बन रिड्यूसेस द एल्बिडो, सबसे इंपॉर्टेंट बात. और ब्लैक कार्बन कैसे प्रोड्यूस होते हैं, थ्रू इनकम्प्लीट कंबशन. तो जैसे फॉसिल फ्यूल्स इनकम्प्लीटली बर्न हुए तो उनसे ब्लैक कार्बन प्रोड्यूस हो जाएगा. वो ब्लैक कार्बन अटल जो हमने पढ़ा उसमें पहुंच जाता है. अब आते हैं आगे. हाँ, तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में पावर प्लांट्स है. मणिकरण, हाँ, मणिकरण साहिब एक गुरुद्वारा है, अगर किसी ने सुना होगा, हिमाचल प्रदेश में. तो वहाँ पे इज अ प्रॉमिसिंग स्पॉट फॉर द जनरेशन ऑफ जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी. तो ये हमने विजन में भी देखा था कि कैसे जियोथर्मल एनर्जी से रिलेटेड उन्होंने पॉइंट डाला हुआ था. तो मणिकरण काफी जियोथर्मल के इम्पोर्टेंट. सोर्स कौन कौन से थे? क्या थे? कुछ अलग था इसमें एक चीज ना, जियोथर्मल का सोर्स क्या क्या होता है? वो इंडिया स्पेसिफिक सत्ता पानी था एक तो. जियोथर्मल एनर्जी का सोर्स क्या होता है? नीचे से एग्जाम्पल नहीं हॉट पूछना मैग्मा होता जो है। होता है, राइट. हॉट इनसाइड. हाँ, हॉट मैग्मा जो होता है वो इसमें अंडरनीथ जो रॉक्स होता है उनको हीट कर देता है और पानी वहां से टच होके ऊपर आता है, तो वो गर्म होके आता है. इसमें एक एक्स्ट्रा चीज ये थी कि सन भी इसका एक सोर्स होता सनराइज है. भी है. हाँ, बस यही पूछना चाह रही थी. तो मैं भी हमेशा ये सोचती हूँ हमने कि बट पीवाईक्यू उसमें या सन भी पीटी था. में कहीं पे रीजन देखा अभी था. तक नहीं. हाँ, तो पीवाई ये, क्यों नहीं था, विजन में था ना वो. हाँ हाँ, विजन भी था वो अपडेटेड में. हाँ हाँ हाँ. तो इसमें मैंने लिखी हुई है वो बात कि देयर आर 600 जियोथर्मल स्प्रिंग्स इन द हिमालयस अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक. नीचे मैंने वो भी दे दिया था कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज आइडेंटिफाइड इतने लोकेशंस, और देयर आर 7 जियोथर्मल प्रोविंस, जिसमें हिमालयस में लद्दाख, जिसे पूगा है, पूगा रीजन, और मणिकरण, ये दो इंपॉर्टेंट है हिमालयस के लिए. और तपोवन में, तपोवन, हाँ, तपोवन भी है. तो ये जियोथर्मल प्रोविंस थे. ये अपडेटेड मटेरियल में दे रखा है, और वो वाली बात भी दे रखी है जो अजय बोल रहे थे, उसके सारे कंसेप्ट उस जगह पे. हाँ, एक ये यहाँ पे एक ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट काफी न्यूज में था, लूरी करके. ये द कैबिनेट सीसीईए ने अप्रूव किया है इसकी इन्वेस्टमेंट के लिए. 210 मेगावाट का है. इट इज, सबसे इम्पोर्टेंट बस ये बात है कि इट इज ऑन द रिवर सतलुज which is situated in Shimla and Kullu district of Himachal. तो सतलुज पे है ये. And the project affected families will be, ठीक है. सो हाँ, तो ये है एक अटल टनल, सबको पता ही है, न्यूज में ही है. टनल being built under the Rohtang Pass being renamed as Atal Tunnel. Tunnel being constructed from Manali to Leh. Strategic tunnel is 8.8 kilometer long, making it in the longest above the altitude of 3000 meters की, मतलब एक longest है, given the fact that altitude of 3000 meters in the world, cutting through the Pir Panjal range. ये important है, Pir Panjal range हमने देखा ही था. The tunnel will reduce the distance between Manali and Leh by 46 kilometers. So अब आते हैं हम soil and crops पे.
हमने बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर थी उत्तराखंड की, ऊपर फॉरेस्ट सॉइल, उसको नीचे एग्जाम में हल्का सा 460 किलोमीटर भी दे सकते हैं। राइट राइट राइट। और वो भी स्ट्रेटेजिक टनल की जो लेंथ है उसको भी चेंज कर सकते हैं, 8.8 किलोमीटर को 15, 29, 30, थोड़ा सा 46 वाले को सही में बोल सकते हो, 460। तो ये हमने सॉइल्स में बिल्कुल कॉपीड है यूके का, कि फॉरेस्ट सॉइल ऊपर, नीचे लेवल सॉइल। और लेकिन डिफरेंस यहाँ पर है क्रॉप्स में, वहां तो कुछ था ही नहीं ऑलमोस्ट उत्तराखंड में, लेकिन यहाँ पर काफी कुछ है, इनफैक्ट एल्पाइन रीजन्स तक में। तो एल्पाइन रीजन्स का मुझे नहीं पता कि कैसे राइस उग जाती है वहां पर, नहीं राइस नहीं है वहां पे, ये वो मेज है, ठीक है। और एप्पल यहाँ के फेमस हैं तो है। और ग्रीन, अगर हम बात करें ग्रीन से पहले येलो पे, वो है सब माउंटेन, लो हिल, सब ट्रॉपिकल रीजन, वहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ है। और ग्रीन रीजन है मिड हिल सब ह्यूमिड, वहाँ पर आपको मिल जाएगा वीट, मेज, एप्पल, ठीक है। और ऊपर पिंक में है टेम्परेट वेट, और टेम्परेट वेट में एप्पल ज्यादा होंगे क्योंकि टेम्परेट रीजन, टेम्परेचर उस कंडीशन चाहिए एप्पल को। और ऊपर मेज ज्यादा है लाहौल एंड स्पीति रीजन में, ठीक है। तो क्रॉप्स में कुछ और ऐड करना है, हाँ क्रॉप्स में जो राइस है, राइस में बासमती राइस में उगता है, मतलब स्पेसिफिकली बासमती राइस हिमाचल प्रदेश में भी उगता है। मिनरल्स एंड बेल्ट्स, ठीक है, यहाँ पे बस 3 चीजें वैलीज हैं, कांगड़ा, मतलब वैलीज नहीं, 3 लोकेशंस हैं। एलिमोनाइट कांगड़ा वैली में मिलता है, टर्शरी गोल्डफील्ड्स चंबा डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। क्रॉप्स में इन्होंने वो नहीं डाला, टी टी प्लांटेशन, वो भी है कांगड़ा। कांगड़ा जो वैली है ना, धर्मशाला, धर्मशाला एक वो है जहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम भी है, और उनकी मोनेस्ट्री से रिलेटेड भी है, दलाई लामा की। तो वहां पे टी गार्डन्स बहुत हैं, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। तो कभी फोटोज देखना, या गूगल पे सैटेलाइट व्यू जैसे भी, तो वहां पे बहुत बारिश होती है और टी प्लांटेशन वहां पे बहुत ज्यादा है, तो इन्होंने यहाँ पे क्रॉप में टी को मेंशन नहीं किया, शायद प्लांटेशन या उस चक्कर में शायद, ठीक है। यहाँ पे मिनरल बेल्ट्स में टर्शरी कोलफील्ड, चंबा वैली, रॉक सॉल्ट, मंडी, ये ऊपर के हिली एरियाज में मिनरल्स नहीं है, तो इसको आगे चलते हैं। हाँ तो अब आते हैं मैक्लोडगंज, मैक्लोडगंज राइट। हाँ तो अब आते हैं नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वो सब। तो इसमें नेशनल पार्क्स का तो नीचे एक साइड है, वो देख लेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देख लेते हैं। पौंग डैम एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पौंग डैम एक रामसर साइड भी है, वो भी देख लेंगे। और रूपी बाबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सतलुज के पास, और पौंग डैम ब्यास रिवर के पास। किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बिल्कुल ही नॉर्थ में, लद्दाख यूटी के पास। और कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। लाहौल स्पीति और लद्दाख में ये डिफरेंस है, दोनों कोल्ड डेजर्ट ही हैं, वो हिमाचल में है, और मतलब छोटा भाई है लाहौल स्पीति, लद्दाख, लेह लद्दाख का, बस ये डिफरेंस है। और धौलाधर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिल्कुल सेंटर में है, कुल्लू हिल्स पे। और ये पिन वैली नेशनल पार्क आगे देखते हैं। हाँ इसमें एक फैक्ट दे रखा है कि देयर आर नो टाइगर्स एंड एलिफेंट रिजर्व्स इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और हम आगे चलते हैं कि हाँ ये नेशनल पार्क्स हैं। चल, और ये अगर मैप में देखो 1 2 3 4 कैसे एकदम सेंटर ही सेंटर में, बिल्कुल एकदम पास पास, और फिफ्थ एकदम अलग। तो इंदर किला नेशनल पार्क है, लोकेटेड इन कुल्लू, देखो फर्स्ट है कुल्लू के पास, ठीक है, रिवर ब्यास flows near the park, ठीक है। मिक्सचर ऑफ कॉनिफेरस एंड मॉइस्ट टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट, कॉनिफेरस थोड़ा ऊपर होता होगा, और ऊपर वो डेसिडियस भी है यहाँ पे। अब आते हैं सेकंड, खीर गंगा नेशनल पार्क। खीर गंगा एक ट्रैक है काफी फेमस, तो लोग जाते हैं वहाँ पे। लोकेटेड इन कुल्लू रीजन, कंटेजियस विद ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट proposed for a merger of Khir Ganga National Park with Great Himalayan नेशनल पार्क। अब आते हैं पिन वैली नेशनल पार्क, ये 3rd नंबर पे, थोड़ा ईस्ट में, लोकेटेड इन स्पीति वैली विद इन कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। तो कोल्ड डेजर्ट स्पीति, लाहौल स्पीति में जब आता है तो वो कोल्ड डेजर्ट ही बोला जाता है। ये हाँ एक्सट्रीम क्लाइमेट है, स्पार्स वेजिटेशन ऑफ कोर्स क्योंकि डेजर्ट है,
नेचुरल हैबिटेट तो फॉर स्नो ऊपर था ना, लेपर्ड। अभी राहुल स्पीति ऊपर पड़ा है। क्या? राहुल स्पीति अभी ऊपर पड़ा था ना हमने एकदम हाँ तो वो फिर वो में तो अभी स्पीति में छोटा, कैसे? वो छोटा सा, वो तो एक डिस्ट्रिक्ट का नाम हुआ ना, वो तो पूरा रीजन तो पूरा उससे ऊपर अगर मैं देखोगे ना रीजन में, उससे क्रॉप वाले में, तो वो बहुत बड़ा है रीजन। लाहौल एंड स्पीति क्रॉप वाले स्लाइड में देखना, वो बहुत बड़ा रीजन है, पूरा डिस्ट्रिक्ट है ना मतलब स्पीति वैली पूरा। पूरे हिमाचल में। हाँ हाँ, तो वो ऐसा है। और अच्छा। साइबेरियन आइबेक्स भी मिलता है पिन वैली में। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है ये, कुल्लू रीजन में ही है, यूनेस्को रिकॉग्नाइज वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और डाइवर्स इकोसिस्टम, एल्पाइन, ग्लेशियल, टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ब्लू शीप, हिमालयन ब्राउन बियर इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड होता है क्या? हाँ, हिमालयन ब्राउन बेयर क्रिटिकल इंडेंजर्ड। ठीक है। और स्नो लेपर्ड, हाँ स्नो लेपर्ड का मैं बात आगे बता देता हूँ। और हिमालयन थार आर पॉपुलर। ठीक है, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट थे। और सिमबालबारा नेशनल पार्क एट दी कॉन्फ्लुएंस ऑफ तेराई प्लेन्स का मतलब सबसे नीचे, देखो फिफ्थ है ना, एलुवियल सॉइल होगी यहाँ पर, वो ऐसा वाला विद शिवालिक रेंजेस। ठीक है, फ्लोरा एंड फौना ऑफ वेस्टर्न हिमालयज एंड गैंगटेक एंड पंजाब प्लेन्स ओवरलैप हियर। तो यहाँ पे हाँ ये न्यूज थी अभी करंट में कि तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क रेटेड विद द हाईएस्ट एनईई स्कोर। तो ये एक एमईई करके, मैं मैनेजमेंट या इफेक्टिवनेस कुछ करके एक वो था रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। तो उसमें कुछ विजन में दे रखा है कि उसमें ये दो चीज, तीर्थन वैली, तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क को हाईएस्ट रेटिंग मिली, स्कोर मिला है। तो लोकेशन पूछ सकता है यूपीएससी, तो ये ध्यान रखना। तीर्थन वैली भी एक स्पॉट है घूमने का, वहां पे भी लोग जाते हैं, कसोल वसोल के आसपास है, तो कसोल पता ही है सबको कि इसके लिए फेमस है। इनफैक्ट हिमाचल में ये बात भी चल रही थी कि मलाना क्रीम को शायद वो लीगल कर दे। मलाना क्रीम जिसको नहीं पता वो गूगल कर लेना। और आगे चलते हैं। लेकिन ऊपर पॉइंट पड़े थे ना अपन कि उधर स्मोकिंग पूरा बंद है, तो उधर क्या चोरी छिपे हो रहा है क्या फिर वो ऊपर? हाँ वो तो स्मोकिंग, अब वो तो बिहार में जैसे अल्कोहल बैन है वैसे ही है। तो कसोल और वो सब इसके लिए फेमस है। वहां पर तो इनफैक्ट जैसे मैक्लोडगंज हो गया, वो हो गया, वहाँ पे शिवा कैफेज है। वो थोड़े आउटस्कर्ट से पड़ते हैं शिवा कैफे, तो वो प्रॉपर ही वहाँ पे ये सब चीजें होती हैं। तो ठीक है, आगे चलते हैं। ये स्नो लेपर्ड के नीचे मैंने एक लाइन दे रखी है हाईलाइट करके कि मैंने बहुत टाइम से मुझे गलत इंफॉर्मेशन थी कि स्नो लेपर्ड इज स्टेट एनिमल ऑफ उत्तराखंड, वो बिल्कुल गलत थी। स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल, स्नो लेपर्ड इज स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये मुझे इंफॉर्मेशन गलत थी मुझे बहुत टाइम से, तो ठीक है। हाँ तो ये हमने स्पाई लेकिन कर। यूके का ही देखा था ना स्नो लेपर्ड। हाँ तो वो कहाँ देखा था? स्नो लेपर्ड मतलब पूरा जो बेल्ट है ना हिमालय का, उसमें मिलता हाँ है। नहीं, वो तो हमने सही पढ़ा था कि वो नहीं, बेल्ट में हाँ मिलता मतलब है। हाँ स्टेट एनिमल ऑफ उत्तराखंड पढ़ा था। अच्छा वो अच्छा। तो मैंने ही पढ़वाया था ना, या अलग से नहीं, पढ़ा था? मैंने अलग से पढ़ा था, मतलब हाँ तो वो जो ओनली इंफॉर्मेशन गलत है। ओनली आइज की मैगजीन थी उसमें लिखा था। हाँ तो वो इंफॉर्मेशन, जहाँ तक मुझे ये विकिपीडिया पे तो देखो हिमाचल है। विकिपीडिया में तो चेंज होता रहता है। चलो, इसमें जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद हिमाचल ही होगा, लेकिन हिमाचल में उत्तराखंड है वो, इस ये डाउट क्लियर दोनों का और हो हो जाएगा। सकता है। हाँ तो एक ये नेशनल लेवल प्रोटोकॉल कॉल्ड स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया स्पाई इज लॉन्च टू एस्टिमेट पॉपुलेशन। ये विजन में भी सारे पॉइंट्स दे रखे हैं कि कैसे स्नो लेपर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए चीजें हो रही हैं। हाँ एक ये इंपॉर्टेंट है कि वेस्टर्न ट्रैगोपन इज द स्टेट एंड बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये अ, मतलब ये भी बहुत रेयरली दिखती है वहाँ पर। वर्ल्ड्स ओनली ब्रीडिंग सेंटर इज इन सराहन टाउन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्टेटस तो उसका एफर्ट्स, वल्नरेबल है। वही है कि समझ पता नहीं, या तो क्या पता ये ओल्ड देख लेते हैं, देखेंगे आगे।
तो हाँ, इसमें एक और प्रोग्राम था जी स्लैप करके, GSLEP, स्नो लेपर्ड से रिलेटेड, वो भी देख लेना। और एक बिशेक डिक्लेरेशन क्वेश्चन अगर आ जाए तो ये स्नो लेपर्ड से रिलेटेड है। इट इज साइन बाय 12 कंट्रीज ऑन कंजर्वेशन ऑफ स्नो लेपर्ड। तो बेसिकली 12 कंट्रीज में मोटा माटा स्नो लेपर्ड दिखता है, वो ये 12 कंट्रीज हैं, जिसमें इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, मंगोलिया, रशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो ये कंट्रीज हैं। ये जी स्लैप एक प्रोग्राम भी है, वो इससे रिलेटेड है। तो ये इंफॉर्मेशन कुछ कुछ दे रखी है कि हैबिटेशन इंडिकेटर ऑफ हेल्थ ऑफ द माउंटेन इकोसिस्टम है। तो ये सब ठीक है। टॉप प्रेडेटर तो ऑब्वियसली है ही, ठीक है। तो एक एक कुछ चीजें न्यूज में थी कि golden mahseer is the longest living freshwater fish, also known as the tiger of Indian rivers, and belongs to the genus Thor. Endangered है, native to mountain and some mountain regions. Pong Dam reservoir पे इसकी ample population है। तो गोल्डन महासीर एक फिश का नाम है फर्स्ट। सेकंड, ये हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है और इसे टाइगर ऑफ इंडिया रिवर्स भी बोला जाता है। हिमालयन सीरो, ये कुछ थार है कुछ करके, कैप्रिकॉर्न करके कुछ है, थार है बस बेसिकली। sighted at the first time in Spittal cold desert region, restricted to Himalayan region, vulnerable, previously spotted in Great Himalayan National Park। बेसिकली एचपी में ही मिलती है हिमालयन सीरो। हाँ, ये कुछ एक है, ये इम्पोर्टेंट बात ये है। क्या मासिर चीज? हाँ, see this golden masir is in Himachal Pradesh, no? There's another masir in Kaveri river. ब्लू फिन अच्छा, मार्शियर है वहाँ पे। तो उसका एक बहुत ही मतलब वो कह सकते हैं कि बहुत तगड़ा ट्रांजिशन उन्होंने किया था। वो पहले एंडेंजर्ड थी, एंडेंजर्ड से सीधा लीस्ट कंसर्न पे आ गई। तो वो थोड़ा एक यूनिक फीचर है कि कैसे कंजर्वेशन ने उसको हेल्प किया। ब्लू फिन है क्या वो? हाँ, ब्लू फिल्ड मशीर, और बहुत ही Bluefin, जायंट मछली होती है, मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि मछली है। right? नाइस नाइस। तो ये एक अच्छा पॉइंट था, कावेरी रिवर वाला, ठीक है। तो हाँ, एक ये बात है कि एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा था ना कि गवर्नमेंट इज इनकरेजिंग टू ग्रो दिस टाइप ऑफ प्लांट और समथिंग, एक क्वेश्चन था, हम डिस्कस कर रहे थे। तो एक वैसी ही एक न्यूज और मिली है, ये सी बकथॉर्न करके है। ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू स्टार्ट प्लांटिंग सी बकथॉर्न इन द कोल्ड डेजर्ट एरियाज। इट्स अ shrub that produces an orange yellow colored edible berry. In India, it is found above the tree line in the Himalayan region, generally in dry areas such as cold deserts. It is also used as a folk medicine. तो एक एडिबल बेरी भी है, मेडिसिन भी है। शायद इसे इसे हिमालयन शर्मा बोलते हैं। और आई डोंट नो कि ये डेजर्टिफिकेशन से इसको रोकती है नहीं रोकती। तो ये चीज़ है हिमाचल प्रदेश में। एक हिमालयन ट्रिलियम करके कुछ है, एक हर्ब है, नागचत्रिन लोकल एरियाज में से बोला जाता है, टेम्परेट में ये ऐसी है। बस ये IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है। हाँ, एक ये पोंगडेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हमने पढ़ रहे थे, उसमें एक और चीज मिली है रिसेंट न्यूज में, वो इसलिए आ गई थी कि देयर आर 27 माइग्रेटरी बर्ड्स वहां पे एकदम से मर गई बिकॉज ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा इन पोंगडेम, ठीक है। तो अब ये एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कोई बताएगा कि ये क्या क्वेश्चन है कि H5N1 influenza is a avian influenza, true or false? H5N1 is bird flu, no? False. वो ऐसा है। H1N1 swine ना? हाँ, H1 नहीं, H1 तो swine flu है। H1N1 is swine and हाँ H5N1 H5N1 जो है is वो bird. एवियन इन्फ्लुएंजा ही है। हाँ हाँ, तो bird बर्ड flu और है। एवियन एक ही बात है ना। हम्म, हाँ तो हाँ ये इम्पोर्टेंट सेम है, है। एवियन इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा बैक्टीरियल है वायरल? इन्फ्लुएंजा मतलब वायरस होता है ना, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है ना। हाँ हाँ तो ये इम्पोर्टेंट है। तो डैम पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इम्पोर्टेंट हो गई, एवियन इन्फ्लुएंजा इम्पोर्टेंट हो गया। इसको महाराणा प्रताप सागर भी बोलते हैं, ये रामसर साइट थी। और एक इट इज हमने एक हमने इसमें राणा प्रताप सागर पढ़ा है, वो कहाँ है? एमपी में है क्या? यूपी। एक्चुअली राजस्थान। हाँ, चंबल वाला जो रीजन है ना, उसके ऊपर हाँ, वो डैम है, उसको राणा प्रताप सागर डैम बोला गया है। वो आप तो लोगों ने एक बनाया भी तो था कि पहले गांधी आए
पहले क्विट फिर इंडिया मूवमेंट, हाँ पहले गांधी आए, फिर उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट किया तो उसमें बहुत लड़ाई हुई, तो इसलिए हमने राणा प्रताप का वहाँ लड़ाई में नाम रख दिया। फिर वो लड़ाई खत्म हुई तो उसके बाद नेहरू जी आ गए पावर में, तो फिर अगला डैम जवाहर सागर डैम है उसमें। ऐसे ही मतलब 2-3 नाम कंफ्यूजिंग है, जैसे राणा प्रताप और राणा प्रताप हो गया, और ये महाराणा प्रताप सागर हो गया पौंग डैम। ऐसे ये गोविंद सागर हमने एक और जगह पढ़ा है, मतलब एग्जैक्टली गोविंद सागर तो नहीं था। यूपी में। एक हाँ इंदिरा सागर भी डैम दिया है ना, हाँ इंदिरा सागर भी है। वो एक बार एक लिस्ट बना लेंगे ऐसे सिमिलर नेम्स की। वो तो अभी फिर पढ़े थे ना, इंदिरा सागर सबसे बड़ा है। आप बता रहे थे ना कि थर्ड हाँ नंबर हाँ पे हाँ, थर्ड इधर नंबर आता है, पे, तो और वो सर हाँ तो फर्स्ट फर्स्ट पे वो। इंदिरा सागर, सेकंड पे कोई नागार्जुन वाला। चलो आगे चलते हैं, रामसर साइट्स भी देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है कि पोंग डैम लेक हमने देखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और एक रामसर साइट भी है 2004 या 2 में बनी थी। हाँ, तो इट इज क्रिएटेड इन 1975 ऑन द बियास रिवर प्रिवेंट मानसून फ्लड। ठीक है, रेणुका वेटलैंड इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इट इज द लार्जेस्ट लेक इन एचपी, बट रिलेटिवली इट इज द स्मॉलेस्ट रामसर एरिया वाइज। तो राम रेणुका वेटलैंड इज द स्मॉलेस्ट रामसर साइट इन इंडिया, बट इट इज द लार्जेस्ट लेक इन एचपी। और चंद्रताल वेटलैंड, चंद्रताल वेटलैंड अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो ये चंद्रताल लेक है वहां पर एक, हिमाचल में ना, बहुत वो पेंगोंग लेक है ना जो लद्दाख में, तो उतनी ही सुंदर है ये भी बहुत, मतलब इसको कोई जानता नहीं है इतना, काफी हिडन जेम टाइप है क्योंकि एक्सेसिबल भी कम है, और वो पेंगोंग भी 3 इडियट्स की वजह से ज्यादा फेमस। तो Chandratal wetland supports snow leopard. 65% of the larger catchment is degraded forest due to overgrazing by the nomadic herdsmen, and 35% is covered by the grasslands. तो मैंने ये कुछ ऐसे 2-3 फैक्ट्स डाल दिए कि रामसर साइट सबसे ज्यादा यूनाइटेड किंगडम में बोलिविया में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एरिया अंडर रामसर प्रोटेक्शन। और हाँ, रामसर कन्वेंशन की बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इट मस्ट, व्हेन अ कंट्री एक्सीड्स टू द कन्वेंशन, it must designate at least one wetland as a wetland of international importance. तो एक wetland तो at least उसे wetlands of international importance में designate करना ही पड़ेगा। हाँ, तो एक और important न्यूज आई थी कि with around 935 glacial lakes in Himachal posing an ever present danger of bleach, Himalayan Pradesh fears an Uttarakhand like tragedy of the Khipangat glacier lake above Susu village of Lahore Spiti district having an area of 95 is the biggest glacial lake in the state. तो एक ये important lake है ये बांगात, ये biggest glacial lake of state मतलब हिमाचल प्रदेश। तो ये है। अब आते हैं, हाँ एक ये प्रोजेक्ट था सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज में रहा है, और इंटरनेशनल लेवल प्रोजेक्ट है। इसके रीजन्स देख लेते हैं, एक है लाहौल पांगी और किन्नौर, तो स्पेसिफिकली हिमाचल प्रदेश, और लद्दाख रीजन में चांगथांग, और उत्तराखंड रीजन में गंगोत्री गोविंद और ब्यास वैली, और सिक्किम में कंचनजंगा तीस्ता में। तो इसमें हम एक बार ये ग्रीन वाला मैं पढ़ लेता हूँ, इससे ही पूरा अच्छे से ना हिमाचल की और आइडिया हो जाएगी, काफी अच्छा पूरा एक आर्टिकल में काफी कुछ अच्छा सम अप कर रखा है। नीचे है ये वाला ना, थोड़ा और नीचे जो ग्रीन वाला। हाँ, तो इन हिमाचल प्रदेश the project is being implemented in the Lahore Pangi and Kinnaur landscape. Sites of high conservation value in the landscape include Upper Sural Valley, Hudan, and Sansari Nalas, important area between Pranjal and Zaskar, and a place where brown bear is an apex predator. Left bank of Chenab River, rich habitat for medicinal plants and wildlife. Sichu Tuan Wildlife Sanctuary, rich forest and diverse habitat, and only place in Himalaya where Himalayan tahr and ibex are found. तो सीचू तुआन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही थार और ibex मिलती है। And Myar Nala, one of the largest glaciated valleys in Lahore with extensive alpine pasture rich in floral and fauna district. Some of the key conservation issues pertaining to the landscape are excessive livestock grazing by local pastoralists, pangwals, तो ये, and migratory pastoralists, gaddi, collection of high value medicinal plants and human wildlife conflicts, especially crop raiding by Asiatic black bear भी यहाँ है। तो ये एक सिक्योर प्रोजेक्ट है, बस इसमें ये ध्यान रखना है कि ये फंडेड बाय जेफ एंड यूएनडीपी। जेफ मतलब हमने एनवायरमेंट फैसिलिटी जो पढ़ा था, इट वाज फंडेड बाय देम,
और इसका जो बेसिक है कि कंजर्वेशन ऑफ लोकली एंड ग्लोबली सिग्निफिकेंट बायोडाइवर्सिटी, तो एक सिक्योर हिमालय करके ये इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था। और एक ये अब चलते हैं नीचे। अब एक ये न्यूज़ थी कि पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विस एग्रीमेंट हुआ था। नाम थोड़ा इंटरनेशनल जैसा है, लेकिन है ये फर्स्ट एवर PES एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन द विलेज फॉरेस्ट डेवलपमेंट सोसाइटी एंड द पालमपुर म्युनिसिपल काउंसिल। सो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर की ही बात है सारी, कि पेमेंट मतलब वहीं की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सोसाइटी और पालमपुर म्युनिसिपल काउंसिल के बीच में ये एग्रीमेंट था। तो इकोसिस्टम सर्विसेज का एक स्टैटिक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर इकोसिस्टम सर्विसेज, और ये मतलब इस टाइप से। तो नेशनल प्लान फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम ये किसके अंदर आते हैं, सबको ही पता है, NAPCC के, और टाइम बाउंड है टू सस्टेनेबल नेशनल कैपेसिटी टू कंसिडरिंग हेल्थ स्टेटस ऑफ Department of Science Tech and has been given the responsibility to coordinate the implementation of NMG। तो ये हिमालयन इकोसिस्टम की हमने देखा कि वो जियोथर्मल और वो सब भी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक कर रही है, और ये भी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक कर रही है। एक ये छोटी सी न्यूज़ थी कि हिमालयाज में ग्लेशियर्स में स्टोर हो रही है मेजर पोल्यूटेंट्स। तो क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि क्या ग्लेशियर्स में हार्मफुल पोल्यूटेंट्स भी स्टोर हो सकते हैं, तो हो सकते हैं, जैसे कि PFAS पेरी परफियोरो एल्काइल एसिड्स। तो ये डिग्रेडेबल नहीं है और passes through several organisms और it can lead to bioaccumulation in fishes। हमने ये देखा कि ऊपर एक तो पॉजिटिव न्यूज़ देखी कि जियोथर्मल वाली बात की, वो इलेक्ट्रिसिटी और वो पावर जनरेशन में काम आती है। एक किसी आर्टिकल में ये भी दे रखा है कि भाई वही जियोथर्मल स्प्रिंग्स रिलीजेस ह्यूज कार्बन डाइऑक्साइड्स और उस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, मतलब वो सब। तो एक ये भी था, पर्सपेक्टिव का खेल है। तो अब आते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पे। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पे अगर कोई शिमला जाता है तो एक शिमला जाने का एक दूसरा तरीका भी है, कालका ट्रेन, शिमला रेलवे। बहुत प्यारा व्यू, जो हल्की स्पीड से चलती है। उसके गॉज जो रेलवे वाला वो होता है ट्रैक, वो बहुत छोटा है। टॉय ट्रेन। हाँ, टॉय ट्रेन। तो वो कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश जो माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया बेसिकली WHS है, और उसमें एक आती है कालका। बस दार्जिलिंग और नीलगिरी अलग है ना, तो ये इम्पोर्टेंट था। अब आते हैं कल्चर पे। कल्चर पे सबको ही पता है कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, राइट, कि मार्क विद सेंसुअलिटी एंड इंटेलिजेंस दैट द अदर स्कूल लैक। मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट्स वर गीता गोविंद, भगवत पुराण। तो अंडर द पैट्रनेज ऑफ महाराजा संसार चंद, कांगड़ा बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ पहाड़ी पेंटिंग। और बिशौली स्कूल ऑफ पेंटिंग भी है, अर्लिएस्ट नोन हिल स्कूल ऑफ पेंटिंग इन द रीजन, characterized by expressive faces with the receding hairline and sharp eyes that look like lotus petals। नाती डांस, मोस्ट प्रोमिनेंट डांस ऑफ HP, qualified as folk dance of HP। तो नाती इससे रिलेटेड है। हाँ, हमने ये पढ़ा था, गड्डीज बोलते हैं, गाडीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कि ऊपर वो पेस्टोरल वो थे और वो भी माइग्रेटरी। तो ये शायद ऊपर से आते होंगे, मतलब थोड़ा हिमाचल लाहौल स्पीति से नीचे आ जाते होंगे, पता नहीं। धर्मकोट विलेज बिलोंग्स टू द गड्डी विलेज ट्राइब। द विलेज ट्रांसफॉर्म इनटू मिनी इजराइल विद द सेटलमेंट ऑफ ज्यूज। ओ हाँ, ये तो था न्यूज़ में, इजराइल, मिनी इजराइल भी बोला जाता है, राइट। रिजल्टिंग इन कल्चरल शॉक टू दीज ट्राइब्स, ठीक है। resembles Munda speaking tribe of Bihar, Swangla। Swangla is a tribe। ये मिनी इजराइल मतलब कब सेटल हुए ये? है When did they settle here? इसका अभी मुझे भी नहीं सेटल idea। होते जा रहे हैं। मतलब अगर आप यहाँ पे जाओगे ना विलेजेस में, यू विल फाइंड क्वाइट अ नंबर ऑफ इजरायली पीपल लिविंग देयर। और वो रहते क्यों है? क्योंकि वही कसोल वाला लॉजिक है। अच्छा, ओके ओके। तो वैसे जैसे रशियंस आपको गोवा में मिलेंगे, वैसे ही यहाँ पे। Got it। तो Swangla resembles Munda speaking tribe of Bihar, Bengal and Central India, known for their distinct marriage system। ओके, ये मुझे नहीं पता क्या सिस्टम है। हम्पा माइग्रेटेड फ्रॉम तिब्बत। हाँ, तिब्बत से माइग्रेशन, एग्जाइल वाली चीज जो है, दलाई लामा धर्मशाला में बैठते हैं, उनका 14th वो है ना, क्या बोलते हैं उनमें,
14th नंबर याद है बस मुझे दलाई लामा का। तो migrated from Tibet, believes in 4 sects of Yamistic Buddhism: Gelugpa, Nyingma-pa, Sakya-pa, Karguda-pa. Losar is New Year festival. Losar is a New Year festival. Okay. हाँ मैंने कि हार्वेस्ट फेस्टिवल लिख दिया। साजी का हार्वेस्ट फेस्टिवल हिमाचल का। तो यही था डिस्कशन, और मैं देख लेता हूँ कुछ रह गया हो। हमने वो डिस्कस कर लिया 5th शेड्यूल एरिया में है, और कैसे यहाँ पे वैलीज है, स्ट्राइक वैली, ट्रांसवर्स वैली दोनों मिल जाती हैं। सदर्न नॉर्दर्न हिल्स में डिफरेंस भी देख लिया। पासेस यहाँ के काफी इंपॉर्टेंट थे। हाँ एक चीज रह गई कि हमने उस उत्तराखंड वाली उसमें वो ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ा था कि जैसे ना उत्तराखंड के सतोपंथ, गंगोत्री ग्लेशियर वो सब है। तो हमने हिमाचल प्रदेश के भी 2 पढ़े थे। तो कोई किसी को याद है वो 2 ग्लेशियर्स? बंदरपुर वो तो उससे हाँ रिलेटेड है, यमुना से। हाँ तो इसका है 20 कुंड ग्लेशियर, जो बेसिकली हमने रिवर्स पढ़ी ना कि क्या बोलते हैं, हाँ रिवर्स जो हमने पढ़ी, उनके ओरिजिन पॉइंट हमने देखा बस रोहतांग पास, नियर रोहतांग पास। तो बेसिकली जो वो भी ग्लेशियर से ही है, तो उनका ग्लेशियर का ब्यास का जो ग्लेशियर है उसको बोलते हैं बियासकुंड ग्लेशियर। बियासकुंड ग्लेशियर। और चेनाब का क्या था? हाँ चेनाब का एक है इसमें, उस फोटो के हिसाब से तो 12 सिंगरी ग्लेशियर है। ठीक है, अब हम यहाँ पर भी देख रहे हैं चेनाब ओरिजिनेट्स नियर जोजिला, चंद्रा ओरिजिनेट्स नियर जोजिला, और भागा ओरिजिनेट्स एट बारालाचला। तो जो ग्लेशियर्स हैं वो ग्लेशियर्स हमें पता होना चाहिए। 12 सिंगरा ग्लेशियर चेनाब का है, और बियास कुंड ग्लेशियर अपना बियास का है। तो चेनाब और बियास के ग्लेशियर्स हैं, वो हो गया। और क्या है, हम एरोसोल्स के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया कि एक कुछ एरोसोल्स की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है कि वो कैसे इफेक्ट करेंगे। सल्फेट एरोसोल्स हेल्प्स इन ग्लोबल रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग इफेक्ट और कूलिंग इफेक्ट बाय स्कैटरिंग। और कुछ एरोसोल्स हार्मफुल है कि क्योंकि वो मानसून इन जनरल मानसून को नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ वीकेंड साउथ वेस्ट मानसून सेल्स। लेकिन अगर हम एक पर्टिकुलर रीजन की बात करते हैं, जब जैसे कि फुटहिल्स ऑफ वेस्टर्न हिमालय, तब ये एरोसोल्स नेगेटिव रेन ज्यादा करते हैं, और वो रेन होती है ओरोग्राफिक, वो डिफरेंस है। और उस से फ्लड आ जाती है एंडोगेनेटिक प्लेन्स में। तो ये इंपॉर्टेंट था, मतलब एरोसोल्स की प्रॉपर्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सोर्सेज इंपॉर्टेंट है। हाँ एक ये एरोसोल के एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि उसका जो नेचुरल सोर्स है, एक तो एंथ्रोप हो गया मैन मेड वाला कि जैसे ब्लैक कार्बन या फिर वो फैक्ट्रीज और कुछ इस टाइप से फॉसिल फ्यूल्स। लेकिन एक नेचुरल सोर्स है वो है फॉग, मिस्ट, डस्ट और गीजर स्ट्रीम। तो हमें ये क्वेश्चन आ गया, अगर मान लो सोर्सेज ऑफ एरोसोल्स नेचुरल, तो फॉग, मिस्ट, डस्ट आर दी नेचुरल सोर्सेज। तो ये इंपॉर्टेंट था। तो हमने एरोसोल डिस्कस कर लिया, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लिया, जियोथर्मल एनर्जी विजन में दे रखी है अपडेटेड में, उसकी टेक्निकलिटी तो वहाँ से देख लेंगे। और नेशनल पार्क्स 6 हैं, 5 हैं, उनको अच्छे से हमने डिस्कस करा कि कैसे वो है। वाइल्ड लाइफ अच्छे से न्यूज़ में जो थी, जैसे कि हिमालयन सिरो, बगथॉर्न, फिशिंग स्नो लेपर्ड, हिमालयन ब्राउन बियर जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, साइट्स की अपेंडिक्स 1 में आता है, WPA में शेड्यूल 1 में आता है, और पोंग डैम, ये सब। तो अब बता दो क्या ऐड कर सकते हैं, क्या है? वो एलपीजी कनेक्शन वाला एक न्यूज़ था ना, 100% एलपीजी कनेक्शन हो गए हैं। हाँ हाँ वो तो फर्स्ट पेज पे मैंने लिख ही दिया था। दिया था क्या? एक कोई ये है ना, डीआरडीओ की लेबोरेटरी है, मतलब स्नो एंड एवलांच स्टडी एस्टेब्लिशमेंट। कहाँ पे? हिमाचल में? हिमाचल में ही है। अच्छा यहाँ अच्छा। मैक्लोडगंज में ही शायद कोई वो भी है, बहुत बड़ा रेडार भी है, आई थिंक एशिया का बहुत बड़ा रेडार था मैक्लोडगंज में। एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं। अच्छा। राइट। और क्या
हाँ, और क्या क्या ये दौलसिंध के बारे में हमने डिस्कस कर लिया ना, हाइड्रो प्रोजेक्ट के बारे में। कौन से? दौलसिंध, नहीं, दौला मुझे सिंध या दौलसिंध न्यूज में था बीच में। अच्छा, किस रिवर पे या कुछ ऐसा कुछ इन्फॉर्म? वो 100% एलपीजी वाली बात ना, वो छोटी सी मैंने फर्स्ट वाली में देखी, वो तो देख लेना। फर्स्ट वाली में। और मतलब यही है कि दौलसिंध बेसिक्स। बियास पे है, अच्छा, हमीरपुर में है। हाँ, एनआईटी भी तो है हमीरपुर। फिर मतलब एचपी में टू चाइल्ड पॉलिसी इम्प्लीमेंट की वो गई जो है। आईआईटी मंडी है ना, उसके पास में ही वो मणिकरण साहिब गुरुद्वारा है, जो हॉट स्प्रिंग जियोथर्मल एनर्जी से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। जो अपर हिमालयन रिवर्स है 6, रावी, सतलज, ब्यास, चिनाब, झेलम। इंडस और हाँ झेलम, इसमें से कौन से रिवर मतलब वाटर यूज राइट्स इंडिया के पास है और कौन से के पाकिस्तान के पास? ब्यास, रावी, हम्म, सतलुज। आरबीआर हाँ, ये किसके पास? इंडिया के पास। हाँ, आईसीजे पाकिस्तान। सीजेआई जो मैंने याद किया था, पाकिस्तान। जो वेस्ट की तरफ मुंह करती है वो पाकिस्तान की तरफ है, ईस्ट की तरफ मुंह करती है वो इंडिया की तरफ। राइट। ऊपर वालों के लिए भी इरिगेशन का और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाने का तो है, तो वेस्टर्न है उनका भी है इतना तो हमारे पास। हाँ बट वो मतलब बहुत Assumption useful है। लेकिन वो लिमिटेड है ना, मतलब हम बहुत पूरा उसका बहुत यूज ज्यादा नहीं कर limited है। सकते। हाँ, बहुत ज्यादा हाँ, limited। कुछ पोर्शन है जो हम हाँ। उतना ही यूज कर सकते हैं, बाकी नहीं।